नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त हुए अब 5 साल बीत चुके हैं और लगातार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, उपराज्यपाल, प्रशासन की बात करें तो इस बारे में दावा करता रहा है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में युवाओं का जो भविष्य है वो उज्जवल हुआ है, रोजगार मिला है। लेकिन हमारे साथ आज फायर एंड इमरजेंसी के वो छात्र हैं जिन्होंने लगातार कई सालों से इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया है कि उनकी मांग को जो है वो अनसुना किया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि जो एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है उससे लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं कर रहा है और जो मिल रहा है उन्हें वो सिर्फ झूठे वादे एलजी महोदय से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर से। ऐसे ही ये स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है नवभारत में। इससे पहले भी आपने बहुत से प्रदर्शन किए हैं, अब आप किस बात को लेकर फिर से उजागर कर रहे हैं और बीते प्रदर्शनों का क्या हुआ? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा यूथ की आवाज़ उठाई है, गरीबों की आवाज़ उठाई है, दबे हुए की आवाज़ उठाई है, कुचले हो की आवाज़ उठाई है। मैं आपका बहुत बहुत सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ कि आप जैसे जो जर्नलिज्म, जो नया एक जर्नलिज्म आपने फैलाया है जम्मू कश्मीर में, एक फ्रेश ब्लड जर्नलिज्म इसको कह सकते हैं, कि आपने हमेशा हक को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत में आप में है। तो मैं आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा जो मीडिया पे आने का ये मकसद है कि हमारा जो स्कैम जो 2020 से जो हमारा चल रहा है, अब 4 साल हो गए, उसी स्कैम के सिलसिले में कि अभी हमारा जो स्कैम था वो अभी पूरा निकला नहीं है, पूरा क्या, अभी कुछ निकला ही नहीं है। इतने हमारे सबूत देने के बावजूद एक फायर इमरजेंसी करके एक स्कैम आया था 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद, पहली बार जब 370 और 35 भी हटा था और हमारे एलजी साहब भी इधर आए थे यूपी से, तो अब उनके दावे थे जो उन्होंने बोला था उस टाइम कि जो यूपी का जी विकास पुरुष है, पता नहीं क्या पुरुष है, तो हमें वैसा विकास तो हमें दिखाई नहीं। इन्होंने उसके बदले हमें उल्टा दिया। उसने हमें बेरोज़गारी दी, उन्होंने हमें स्कैम दिए, उन्होंने हमें हरास करने का जो कोशिश की, ये चल रहा है। बाकी विकास तो चल नहीं रहा है। आपको पता होगा कि इतना बड़ा जिसको नाम दिया था मदराबाल स्कीम, 370 और 35 से हटने के बाद फायर इमरजेंसी के स्कीम को नाम दिया था मदराबाल स्कीम, जो सबसे कमों की माँ थी, जिसमें फेवरेटिज्म था, जिसमें नेपोटिज्म था, जिसमें करप्शन थी, जिसमें हर कोई चीज़ था। इतने सबूत होने के बावजूद भी पता नहीं एलजी साहब की कौन से चश्मा पहनते हैं, किस कलर का चश्मा पहनता है, उनको वो नज़र ही नहीं आ रहा स्कीम, उनको झूठ ही नहीं दिख रहा है, उनको गलती नहीं दिख रहा है। पता नहीं क्या लगता है आपको, आपने जब ये प्रदर्शन शुरू किए थे जम्मू में, हमें याद है कि उसके साथ एसआई का भी मामला जब सामने आया था, जो एग्ज़ाम में स्कैम हुआ था, आपका कहना था कि आपका जो आंकड़ा है, जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिए हैं वो बहुत कम है और बहुत आसानी से इन्वेस्टिगेशन से जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। फिर क्यों ऐसा हुआ कि उस मसले का हल हो गया लेकिन आपका नहीं? बिल्कुल, हमने सब कुछ सबूत दिए थे। एलजी साहब ने एक सबूत मांगा था, हमने हज़ारों सबूत दिए थे। हमने वो भी दिखाए थे जिन बंदों ने पेपर बेचा, हमने वो बंदा भी सामने लाया था मीडिया के सामने जिसने पेपर खरीदा और बेचा। लेकिन पता नहीं एलजी साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, एक जो पता नहीं उनका कोई एडवाइज़र है जो उनको एडवाइस करता है वो सच बोलता है। वो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि इससे ज़्यादा एलजी साहब नीचे जाएंगे कहाँ। मतलब एक गिरने की एक लिमिट होती है, एक पिसने की एक लिमिट होती है, वो बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। अब उनको झूठ ही नहीं दिख रहा है। अब उनको 2 बार हम मिले एलजी साहब से, हमने मेमोरेंडम दिया एलजी साहब को, हमने सबूत दिखाए। अब पता नहीं एलजी साहब का कौन सा चश्मा पहनते हैं, उनको दिख ही नहीं रहा है। 1 महीने का वादा किया कि 1 महीने के अंदर जी मैं आपका हक इंसाफ करूँगा। अब 3 साल हो गए, पता ही नहीं चल रहा है एलजी साहब। तो ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों को शेल्टर किया जा रहा है जिन लोगों ने स्कैम किया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें वो एलजी साहब भी है मुलाजिम, तभी वो एलजी साहब अपने आप को बचा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 2014 के बाद अब नीट का पेपर भी इन्होंने बेच खाया, जो इतिहास में कभी लीक नहीं हुआ था, उस पेपर को भी इन्होंने बेच खाया। तो अब यूथ का जो भविष्य वो ठीक है, आपसे जानेंगे। यहाँ पर उपराज्यपाल के अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता हैं, रविंदर रैना की बात करें, अन्य नेता हैं जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य की बात करते हैं और मौजूदा जो हमारी विपक्षी दल हैं उन पर निशाना साधते हैं कि उन्होंने बैकडोर एंट्रीज करवाई। क्या लगता है आपको, बीजेपी कहाँ पीछे रह रही है और क्या दावे हैं उनके? सर, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप भी सर काफ़ी देर से हमें कवरेज कर रहे हैं जब से हमने स्टार्ट किया है। कभी आपने बीजेपी का लीडर देखा इस मसले में बोलता कोई? क्यों बोलेंगे वो? क्योंकि उनको पता है उन्हीं की टीम इसमें मुलविस है। कोई बीजेपी वाला हमारे मसले में आज तक कभी नहीं बोला सिवाय रविंदर रैना साहब के। रविंदर रैना साहब ने, वो हमारे लिए बोलते हैं लेकिन उनकी आगे सुनते नहीं है वो कोई भी। जो ऊपर उनके बैठे हैं ना, ऊपर उनके दिल्ली तक जो उनकी पहुंच है बीजेपी की, वो उनकी कोई नहीं सुनता उनकी। रविंदर रैना साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए बोलते हैं, हमारे यूथ के लिए भी बोलते हैं, लेकिन उनकी आगे सुनाई नहीं देती है। अब क्यों नहीं सुनाई देती वो हमें पता नहीं।
रविंद्र रैना साहब को भी हम यही बोलेंगे कि सर अगर आपकी यहाँ नहीं सुनाई देती तो मेरा नहीं ख्याल आपका भी इस पोस्ट पे रुकना अच्छा रहेगा। क्या लगता है आपको, आपके साथ जो युवा हैं बहुत मेहनत उन्होंने की होगी और उनका वो स्तर नहीं बना, वो रिजल्ट नहीं आया, युवाओं पर मानसिकता अगर हम बात करें तो मानसिक तौर पर किस तरह का प्रेशर रहता है परिवार का भी? देखिए सर, परिवार का प्रेशर तो चलो रहता ही रहता है, लेकिन जो ऐसे प्रेशर है, देखो हमारे कुछ श्रीनगर के लड़के डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाता है, कोई न्यूरो वालों को दिखा रहा है, कोई किसी की दवाई खा रहा है, कोई बीपी की दवाई खा रहा है। अभी हाल ही में एक लड़का सुसाइड भी कर गया सर, कितने लड़कों ने सुसाइड भी कर दिया इसी मसले में, फायर एंड इमरजेंसी वाले मसले में। ये क्यों नहीं कर रहे सर? ये सोच रहे हैं कि ये जब तक ये सब ना मर जाएं तो तब ठीक है, क्योंकि तब बोलने वाला कोई नहीं होगा, तब ये ठीक, तब ये सेफ हो जाएंगे। वो हमने होने नहीं देना इनको। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि बस आने वाले वीक में हम जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा। और यहाँ पे हम इतना बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ये विक्रम चौक वाला पुल, वहाँ से श्रीनगर लाल चौक हम बंद करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा, जब पब्लिक सफ़र करेगी ना बीच में, तब एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलेगा। जी, आपने कहा कि बांग्लादेश जैसा होगा, क्या लगता है ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, किस स्तर पर आप ये कह रहे हैं? जुल्म हद से ऊपर चले जाएगा ना तो फिर लोगों ने ना अपने हक के लिए तो बोलना ही है ना। अब जुल्म की भी एक हद होती है। अब एक इन्होंने 1.5 लाख से का हारा हुआ बंदा हमारे सर पे आके बिठा लिया, वो अगर वो उतना ही काबिल था, पहले यूपी का हाल वो ठीक करे ना। अब जम्मू कश्मीर तो हम तो पहले से ही, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर यूपी जैसा था। तो इस बीच में तो ये भी कह रहे हैं कि एलजी की पावर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी और उन्हें ज़्यादा जो है ताकतें मिलेंगी, तो आपको लगता है पावर का गलत इस्तेमाल होगा? वो तो हो ही रहा है ना, पिछले 5 साल से तो कौन सा सही इस्तेमाल हुआ, गलती हो रहा है वो। और क्या कर रहे हैं एलजी साहब? मुझे बताओ ना, उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या काम किया, इधर नौकरियों के लिए क्या काम किया, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या काम किया। अब वो काम करेंगे किसी बिजनेसमैन के लिए, वो काम करेंगे किसी ब्यूरोक्रेट्स के लिए, उसको काम नहीं कहते। जब तक आप ग्राउंड ज़मीनी हकीकत पर काम करोगे तभी काम होगा ना। अब मुझे बताओ उन्होंने कितनी पोस्ट, अब वो दावा करते हैं हमने 30,000 मुलाजिम लगाए, उसमें देखो स्कीम कितने लोगों के साथ किया उन्होंने, कितने बच्चों का हक देखो। अब ये सोच रहे हैं कि हम लोगों का रोजगार छीन के ना अपने आप को दिहाड़ी मजदूरी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सच्चाई है सच्चाई। अब एलजी साहब अभी गर्दिश में है क्या? अब इनको लगता है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, अब ये ठीक है, लेकिन ये याद रखना वक्त बदलेगा और ऐसा बदलेगा ना कि इनको छुपने के लिए ज़मीन कम पड़ जाएगी और भागने के लिए आसमान कम पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं दिल की आह है जो इन छात्रों की निकल रही है कि वक्त बदलेगा और वक्त ऐसा बदलेगा कि दोबारा जो है सरकार में आने के लिए बहुत सारे नेता जो हैं वो उम्मीद ही करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम कहीं ना कहीं फायर एंड इमरजेंसी के एस्पायरेंट्स का। आप कुछ कहना है? मेरे भाई ने जैसे बोला कि ये पावरों का मिसयूज़, देखो सबसे बड़ा मिसयूज़ मैं आपको अभी लाइव एग्जाम्पल बता देता हूँ सर। देखो हमारे को प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देते, ये सबसे बड़ी लाइव एग्जांपल है। हमारे को प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देते, जम्मू हो या श्रीनगर हो, प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने देते? इनको पता है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये सब बंदे मिले हैं। इसमें हर एक बंदे ने कम से कम भी 10-10 करोड़ रुपया लिया है, जो ऊपर बैठे हैं ना हला अधिकारी ऊपर उच्च पद में, इन्होंने सब ने, ये स्कैम 70 करोड़ रुपए का स्कैम है। अब इन्होंने पैसे खाए। अभी जो इन्होंने ऐसे बंदे भी हैं जो इस लिस्ट में लगे नहीं हैं, उनसे भी 100 बंदों से 100-150 बंदा है जिनसे इन्होंने ऑलरेडी पैसे खा के रखे हैं। अभी वो भी एक्सपोज करेंगे हम बार। ये कहाँ जाएंगे? हम इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा मसला हल नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो रोष जो है वो बहुत स्वाभाविक है इन युवाओं का, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद कोई पेपर जो है वो दिया जाता है और बहुत कम पोस्ट हैं जो निकलती भी हैं। लेकिन ऐसे में जब इस तरह के स्कैम हो, और ये स्कैम जो कि अनसुलझे हैं, जिन पर सुनवाई लंबे समय से नहीं हो रही है, तो गुस्सा जो है वो भी भड़कना लाजमी है। बहरहाल अब किस तरह से प्रशासन इनकी इस मांग पर कार्रवाई करेगा वो देखना होगा, लेकिन लंबे समय से ये मांग जो है वो अनसुनी है और आगे जो होगा वो भी इन्होंने साफ कर दिया है कि किस तरह का विरोध जो है ये जताने वाले हैं। फिलहाल आप इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।